नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आपकी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसके अपन आंसर की देख रहे थे। ग्रुप डी यानी कि आपका लास्ट जो आज जीके का पेपर हुआ है उसकी शुरुआत के 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिए और मैं आपको बता चुका कि कितने क्वेश्चन करने लायक थे, कितने नहीं थे। अब हम अगले जो है 50 क्वेश्चन है उसके आंसर की देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सेफ अटेम्प्ट है। जो मैथ वाले स्टूडेंट है उनके लिए सेफ अटेम्प्ट कितने हैं और एक इंग्लिश वाला स्टूडेंट है उसके लिए सेफ अटेम्प्ट कितने हैं। तो आज अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का था। तो यह आपका हार्ड क्वेश्चन में माना जाएगा और इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा उत्तर 1 3.6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुलेमान और किर्थर श्रृंखला। इस क्वेश्चन को आप मीडियम मान सकते हो, इजी से मीडियम की तरफ जा रहा है ये क्वेश्चन, ना कि हार्ड की तरफ जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा सुलेमान और किर्थर। ठीक है, फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर है। तो ये चीज अपन इतनी ध्यान से नहीं देखते हैं, कारण कि जो है इंडिया लेवल पर चला गया ये, और इसका उत्तर हो जाएगा 25.17%। तो ये आपका जो है मीडियम से हाई लेवल की तरफ क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि जो है अपन अच्छे से नहीं देखते हैं और देखते हैं तो भी ये क्लोज ऑप्शन है दोनों। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और ये भी एक जो है अपन कह सकते हैं जो है 50-50 वाला या अनअटेम्प्ट क्वेश्चन की श्रेणी में जाएगा। मैं जो है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा सेफ अटेम्प्ट कितने होंगे। फिर सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है वह है सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार। तो ये क्वेश्चन इजी की श्रेणी में रखूंगा मैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैकाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन, फिर किसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ताप की अवधारणा या प्राचीन अवधारणा आपकी पी कोटेश्वर ने दी थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको यह लगे कि किसी क्वेश्चन का उत्तर गलत बता दिया गया तो आप जरूर जो है कमेंट कर सकते हैं, अपन उसको सही कर लेंगे। फिर रणजीत सागर बांध और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः किन नदियों पर है। इजी क्वेश्चन है लेकिन एकदम इजी नहीं है, मीडियम क्वेश्चन मान सकते हैं, किसी को आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा रावी और चेनाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57 कि विषुवत रेखीय या उष्ण कटिबंधीय वाताग्रों को अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण भी कहा जाता है। यह वाताग्र उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों इसमें सही होने चाहिए और उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। फिर आता अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है। यह अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्यूफोर्ट सागर। यह आपका आर्कटिक सागर का जो है एक सीमांत सागर है। फिर 2025 की अनुमानित जनगणना के या जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है देशों का सही अवरोही क्रम है। इसमें देखो ब्राजील बांग्लादेश तो सबको पता था, लेकिन जापान जर्मनी में लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज हुए। तो इस क्वेश्चन को अपन इजी की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा जापान की ज्यादा है, जर्मनी की कम है। फिर है हेमावती और काबिनी सहायक नदियां किसकी है, कावेरी की सहायक नदियां, ये इजी की श्रेणी में ही जाएगा आपका। फिर है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करो। ठीक है, गंवार रबी की फसल है, तो पहला तो ये चीज तो गलत है एकदम। रवि जो है गंवार जो है रबी की फसल नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। फिर है भारत विश्व के गंवार उत्पादन का 80% पैदा करता है, बात बिल्कुल सही है। और राजस्थान देश के गंवार उत्पादन का 62% पैदा करता है, तो ये बात गलत है आपकी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होना चाहिए आपका वो कौन सा होगा, 2 व 4 सही है। कौन सी, 2 व 4 सही है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के दूर संचार क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, कितना क्या हो जाएगा उत्तर कि दोनों इसमें सही है। फिर आपका एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 100 करोड़ रुपए है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, हो जाएगा, क्योंकि ये 125 करोड़ है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर भारत में भू सुधारों के अंतर्गत निम्न में से कौन से कदम उठाए गए हैं। तो उत्तर इसमें जो है सभी सही हो जाएंगे। मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, भू जोतों पर सीमा निर्धारण, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। फिर आता है अगला जो क्वेश्चन कि भारत की में 1950 के बाद किस वर्ष या वर्षों में व्यापार संतुलन जो है भारत के अनुकूल रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। उत्तर हो जाएगा 1972, 73 और 76, 77।
फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है? PYQ क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ऊपर वाले की जैसे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के, हालांकि कंफ्यूजिंग था, सब में 35 है, 20 है, 25 है और एग्जाम हॉल में याद नहीं आता, लेकिन इजी की श्रेणी में ही रखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर अब भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो उत्तर हो जाएगा जनवरी 1995 से। क्वेश्चन अच्छा था ये भी। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में किसका पक्ष पोषण किया? तो उत्तर व्यक्ति का हो जाएगा इसमें। किसका हो जाएगा? व्यक्ति का। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका लेवल का क्वेश्चन था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, किसी ने सही किया तो बहुत आगे वो आपको ले जाएगा। 21वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा जो है आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। 72वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया, यह गलत है, 71वें द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। फिर संविधान के 92वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, बिल्कुल ये आपका एक गलत हो जाएगा, ये 71वां होना चाहिए। तो 1 व 3 सही है, दूसरा क्या है आपका गलत है। तो ये क्वेश्चन भी एक प्रकार से आपका क्या था? हाई लेवल क्वेश्चन था। फिर आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 में राजस्थान में हुई थी, महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। कहां पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। तो ये गलत हो गया आपका। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में सूचना का अधिकार कानून पारित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई, सही बात है, उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो है प्रावधान किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका 39 क। फिर आपका जो है ये क्वेश्चन है, तिब्बत पर भारत चीन समझौता जिसको पंचशील समझौता कहते हैं 1954 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कथन गलत है, ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। फिर दूसरा और तीसरा इसमें सही है, उत्तर हो जाएगा 2 व 3। ये वाला गलत है, 29 अप्रैल होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए? 29 अप्रैल। फिर आपका राजस्थान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मध्य प्रांत का जो है नया नाम क्या जो है आपका जो है प्रावधानित किया गया? इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन ये है कि अपन इस क्वेश्चन को बार बार सुनते हैं, मध्य प्रांत व बरार। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर है, हो जाएगा, इसको हार्ड नहीं कहेंगे अपन। 1935 के अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई? ये मीडियम क्वेश्चन था, उत्तर हो जाएगा 6। एक क्वेश्चन इसमें आया था बंगाल, बॉम्बे और जो है बंगाल, बॉम्बे और बिहार, जहां पर जो है पीछे क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में, और इसका उत्तर हो जाएगा 6। फिर किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई? तो उत्तर हो जाएगा VV गिरी। ठीक है, इजी क्वेश्चन एकदम ये भी। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि पर भारत के दृष्टिकोण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 3 सही है। ठीक है, भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करता, बिल्कुल। भारत ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि वार्ता में भाग लिया, यह गलत है। भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान नहीं करती, ना ही ये कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है। तो 1 व 3 सही है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत बता दिए जाए। ठीक है, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 17 और 35 के 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया, बिल्कुल। और अस्पृश्यता को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में परिभाषित किया, बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 17 में परिभाषित किया गया। तो इसका उत्तर केवल 1 सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल 1 सही। फिर आपका ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, क्योंकि PYQ क्वेश्चन है ये, इसको इजी की श्रेणी में रखूंगा मैं। अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत 8 बार निर्वाचित सदस्य रहा है, बिल्कुल सही। और लास्ट बार जो है 2023-24 में नहीं रहा, तो पहला सही है, केवल उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1 सही है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मीडियम क्वेश्चन है ये। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75(3) केवल तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होती है, यह भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा A व B दोनों सही है। क्या हो जाएगा? A व B दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 1919 भारत शासन अधिनियम से संबंधित, ये जो है क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में मैं रखूंगा कि 1919 अधिनियम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। और इसमें असत्य 1, 2 व 3 है। प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ये गलत है। प्रांतों में मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते थे। प्रांतों में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होते थे। इसमें सही ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। तो असत्य पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। हालांकि ये मैं संशयात्मक में डालूंगा, क्योंकि हो सकता है जो है गलत बता दिया जाए, तो थोड़ा सा जो है इसको वापस चेक अपन कर लेंगे। एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक
के छेदन यानी ड्रिल की आवाज से प्रति दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह एक इलेक्ट्रिक कॉफी पिसनहार यानी कि ग्राइंडर के प्रति भी दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ये उद्दीपन सामान्यीकरण हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो नैतिक आपका व्यवहार है। ठीक है, यह इसका दूसरा एक उत्तर का चांस बनता है, वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर 4। हालांकि 2 का ज्यादा चांस है इसमें। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन आता है आपका कि शैक्षिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये व्यवहार के आंकलन के लिए व्यक्ति निष्ठा पर बल देती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है सही है। ठीक है, ये आपका क्या है? गलत है। फिर आपका कि एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग जाती है और वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके लिए बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? तो ये आपका द्विपार्श्विक है। फिर है निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक युक्ति के सारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करता है? उत्तर हो जाएगा आपका युक्तिकरण। फिर है उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? इजी है एकदम क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों तो एक ही चीज है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अभिप्रेरक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन, यही जो है सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है। फिर ये इजी क्वेश्चन स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति को जो पारंपरिक बुद्धिलब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, उसे व्यवहारिक बुद्धिमत्ता जो है क्या कहा जाता है? फिर स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में जब प्रयोग करता है, ये निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बंधन दिया जाता है, तो ये अनुसूची को कहा जाता है। ये मीडियम क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट ने गलत भी किया होगा, कारण कि 2 और 3 में कंफ्यूज हुए होंगे। उत्तर इसका 3 हो जाएगा, निश्चित अनुपात पुनर्बलन। अंतराल तो निश्चित समय के बाद होता है, ये निश्चित अनुपात यानी कि जो है निश्चित क्रिया के बाद में जो है दिया जा रहा है। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से अभिक्षमता के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? और इसका उत्तर हो जाएगा ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूचक होती है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही रखूंगा इसको भी मैं। फिर आपका केटल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है वो सतहीशील गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सतहीशील गुण। अगला क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास अनिश्चित और अपूर्व अनुमानित पर्यटन का अनुसरण करता है, तो यह आपका गलत है। फिर आपका ये क्वेश्चन की मार्स और उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म संपर्त्य निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है? ज्यादातर स्टूडेंट गए होंगे आत्म संपर्त्य में, इसकी तरफ वो इसका उत्तर हो जाएगा अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं हार्ड की श्रेणी में रखूंगा क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 94, एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है किंतु हो सकता है उसी बात को वह बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त ना कर पाए। किसी व्यक्ति के भीतर पाई जाने वाली भिन्नताएं अंत व्यक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं। तो खुद के भीतर जो आपकी विभिन्नताएं पाई जाती है वो अंत व्यक्ति कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? मीडियम लेवल का। किसी स्टूडेंट का हो सकता है गलत भी हुआ हो, किसी का सही भी हुआ हो। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन सा नहीं पूछा है? बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिसमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है और ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है, वैसे पहचाना जा रहा था आराम से। देखो ये स्टूडेंट जिन्होंने भी ये किया उसने सही भी किया, क्योंकि ये गलत है। ये देखो सही के चिन्ह लगा रखे हैं, बाकी तो इन्होंने सही किया है। ये इजी की श्रेणी में ही ज्यादा आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए जो है किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर ए बी सी डी तीनों होना चाहिए, चारों सॉरी। ठीक है, फिर जो अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है? तो स्वतंत्र मतलब स्वायत्तता बनाम श्रम। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है? तो ये स्वायत्तता बनाम जो है शर्म होना चाहिए इसका उत्तर। फिर ये क्वेश्चन हार्ड है, हालांकि लग इजी रहा है लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड की श्रेणी में रखूंगा मैं, और इसका उत्तर भी मैं थोड़ा संशयात्मक है, लेकिन इसका उत्तर शायद ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, शब्द साहचर्य जो है 4थे नंबर पर जाना चाहिए, कार्ल जुंग और फ्राइड। और जो है चित्र कहानी परीक्षण है वो 3 नंबर पर जाना चाहिए, और जो है हस्तलेखन है वो गार्डन मर्फी, और वाक्य पूर्ति जो है रोहड और हिल्ड्रे हो सकती है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन था ये, हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में मैं रखूंगा इसको। फिर है प्रभावी शिक्षण
हेतु निर्देशन, शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है, तो अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए। यह भी एक हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है, तो 100 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति सामान्य होता है, तो ये गलत हो गया। एक मंद बुद्धि व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु और उसकी मानसिक आयु समान होती है, बिल्कुल नहीं होती है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। जब आपकी कॉर्नोलॉजिकल, हिंदी में इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी शब्द तो कुछ अलग ही होता है, ऊपर तो सही बोल दिया, काला अनुक्रमिक आयु और मानसिक आयु समान होती है, तो बुद्धि लब्धि 100 होती है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जो जनक है वो स्टर्न है। कौन है? स्टर्न है। तो ये जो हो सकता है कई स्टूडेंट चौथे को सही करके आ गए हों, लेकिन उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी मैं इजी की श्रेणी में रखूंगा। तो ये अपन ने देख ली 100 क्वेश्चन की जो है आपकी आंसर की। कुल मिला के मैं मानूं आपको तो पिछले 3 जो पेपर हुए उनसे इजी पेपर था, 3 से तो इजी था, लेकिन एकदम इजी नहीं था, एकदम अगर अलग से देखें इस पेपर को तो इजी नहीं था ये। अब मैं आपको एक मैथ वाले स्टूडेंट्स का सेफ स्कोर बता देता हूं कि कितना वो बचाते हैं, तो वो सेफ स्कोर है, मतलब फिर मैथ वाले पेपर पर डिपेंड करेगा, वो मैं बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन जो है पूरे 100 क्वेश्चन में से जो मैंने एनालिसिस किए हैं उसमें से 35 क्वेश्चन हार्ड टाइप से हैं। 35 क्वेश्चन है या तो क्या है आपके हार्ड है या ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब कंफ्यूजिंग वाले हैं, ये देखो, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन को अपन हटा दें, प्लस में 5 क्वेश्चन और जोड़ के चलें, तो लगभग आप ये मान के चलो 60 क्वेश्चन जो है करने लायक थे। तो जो भी मैथ वाला स्टूडेंट 55 से 60 के बीच में बचा रहा है, वो जो है एक अच्छी स्थिति में है पेपर 1 के बदौलत। लगा इजी रहा है। आप जो है राजस्थान जीके को देखकर इजी नहीं कह सकते, राजस्थान जीके तो है, पिछले वाला जो पेपर था उसमें भी इजी आए थे, तीनों में इतना हार्ड तो नहीं आया 1-2 क्वेश्चन के अलावा। तो आप जो है इसको 55 से 60 अगर क्वेश्चन आपके काट पीट के बच जाते हैं तो आप अच्छी स्थिति में है। 35 क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड कह सकते हैं। 35 क्वेश्चन का 5 अपनी तरफ से और जोड़े तो लगभग अपन जो है 60 क्वेश्चन बचते हैं। और 60 क्वेश्चन जो है उसमें से जो है आप ये मान के चलो 55 से 60 जिसके भी मैथ वाले स्टूडेंट के बच रहे हैं वो अच्छी स्थिति में। इंग्लिश वाले 60 क्रॉस कर रहे हैं वो एकदम अच्छी स्थिति में, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। बाकी 55-60 में इंग्लिश में भी अच्छी बात है, ये नहीं कि आप बहुत खराब हो, क्योंकि पेपर का लेवल इतना भी इजी नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी।